हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ऑप्शन है आपके ए ग्रीक सभ्यता, बी मिस्र सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सी है चीन की सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी और यह सभ्यता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 1300 सालों तक राज करने वाली सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है आपके कालीबंगा, सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। ये सुरकोटदा जो है ये 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान, जो कि कालीबंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और बहुत ही प्राचीन स्थल है। यहाँ से आपके जुते हुए खेत तथा ब्रेल लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। इस कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत और ब्रेल लिपि के भी साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है ए लौह युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग और डी है आपका कांस्य युग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता आपके कांस्य युगीन है और इस युग में मनुष्य तांबे और रांगे के साथ साथ मिश्रित धातु कांसे का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए से कांस्य युगीन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। भीमराव अंबेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौता हुआ था, तो इसका प्रावधान क्या था? ऑप्शन है आपके हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा है बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सी है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का और डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित मुख्य संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो 1932 में पूना समझौता हुआ था वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पृथक निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग युद्ध तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना या भारतीयों की भागीदारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है पाकिस्तान की स्वीकृति, बी भारतीय सदस्यों का वाला अंतरिम मंडल और सी है संविधान निर्माण का अधिकार, डी है आपका प्रांतीय समूहीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पाकिस्तान की स्वीकृति। यही आपका सही नहीं है। बाकी आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी संविधान निर्माण का अधिकार और प्रांतीय समूहीकरण तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो संविधान लागू होने तक उस बीच में किसके अंतर्गत किसके द्वारा शासन चलाया गया था? ऑप्शन है आपके भारतीय नेताओं के परामर्श से, बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, और डी है महात्मा गांधी के अनुसार। तो स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से शासन चलाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने के पूर्व तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान मूल की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? वर्तमान मूल की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है आपके ए जेम्स हट्टन, बी वाल्टर पैक, डी सी डटन, और डी है आपका डेविस। तो सही आंसर हो जाएगा जेम्स हट्टन। वर्तमान मूल की कुंजी है, यह कथन आपके जेम्स हट्टन का है, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भूगोल के लिए ज्योतिग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योतिग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए हिकेटियस, बी इरेटोस्थनीज, सी हेरोडोट्स, और डी है आपका एनेकेंजी मेंडर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एरेटोस्थनीज, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी एरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके केपलर, बी है गैलीलियो, सी है कोपरनिकस, और डी है आपका न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोपरनिकस जो थे ये पोलैंड के निवासी थे और ये एक खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ भी थे। इन्होंने एक और नियम दिया था, पृथ्वी जो है यह अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। इसका भी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके कोपरनिकस, बी है टालती, सी है हम्बोल्ट, और डी है केपलर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ये आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे केपलर साहब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पटना, हैदराबाद, शिमला, और डी है नई दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैदराबाद जो है आपकी तेलंगाना की राजधानी है तथा यह दक्कन के पठार पर एवं मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है आपके ए महबूब अल हक, और बी है एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, डी कीन्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है?
4 ऑप्शन हैं आपके। ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी परिवार की आवश्यकता के आधार पर, सी है आपके परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, और डी है देश की मालिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? ऑप्शन है आपके उद्योग की, कृषि की, व्यापार की या यातायात की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन है आपके सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन होती है? प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। ये प्लाज्मा जो है ये हमारे खून का 55% होता है, ब्लड होता है, और 45% रेड ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किसने बताया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? ये किसके द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? ऑप्शन है आपके डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, कणाद ने या एवोगाड्रो ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये किसके द्वारा बताया गया था? कणाद के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कणाद। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? वैल्यू का, एंटिटीज का, फैक्ट का या डेटम का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डेटम का। डेटम का बहुवचन आपका डेटा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो गया डी, डेटम। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।